देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। 200 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सरकार गठन पूरा होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने को लेकर नए तरीके की साजिश रची गई। दोस्तों बताएंगे कैसे गोदी मीडिया के अंदर पूरा एक प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपनी सरकार को पूरी तरीके से बचाया और जिस नेता के सहारे गोदी मीडिया और बीजेपी के लोगों को लग रहा था होगी बगावत, उसने कट्टर कांग्रेसी की तरह बोला कि कांग्रेस सरकार का कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इससे जुड़ी पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा का गले में पट्टा डालकर अमित शाह का किया गया विरोध। बताएंगे कैसे अमित शाह की रैली में दिखाया गया काला झंडा। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा गुजरात में शुरू हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्यों कालिक पोती है बीजेपी के मुख्यमंत्री के पोस्टर पर, जिसके कारण हिरासत में लिया गया है। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर भी नई बड़ी अपडेट सामने आई है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका में सिद्धरमैया का नेतृत्व इतना मजबूत है और जनता ने इतना ज्यादा बड़ा बहुमत का आंकड़ा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की कोशिश के बावजूद कर्नाटका की सरकार का बाल बांका नहीं कर सकती और 5 साल पूरा कंप्लीट करेगी कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 14 तारीख को बिहार चुनाव के नतीजे सामने आते हैं। दोस्तों उसके बाद नीतीश कुमार 20 तारीख को अपना शपथ पूरा करते हैं। इसके बाद बीते दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा गोदी मीडिया कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने के पीछे लग गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार में भ्रम पैदा करने के लिए कई सारे अलग अलग मीडिया समूहों की ओर से दावा करना शुरू कर दिया गया कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के विधायकों का एक बड़ा सा समूह कर्नाटका छोड़कर दिल्ली पहुंचा है डीके शिव कुमार के समर्थन में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल 2023 में चुनाव हुआ था और तब मई महीने में चुनाव के बाद सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। उसके 2.5 साल के बाद यानी अभी सिद्धरमैया को बदलकर डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरीके का वादा किया गया था जैसा मीडिया में चल रहा है। दोस्तों औपचारिक तौर पर इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ था, इसके बावजूद मीडिया में लगातार चल रहा है ताकि माहौल क्रिएट किया जाए उस तरीके का और कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट डाली जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक, जिसमें श्रृंगेरी के विधायक डी राजे गौड़ा के साथ साथ कुदाची विधानसभा के विधायक महेंद्र कलप्पा का नाम है और ऐसे और भी कई सारे विधायक है। एसआर श्रीनिवासन के साथ साथ रंगनाथ और शिवन्ना का नाम है। दोस्तों ये सारे विधायक डीके शिव कुमार के साथ में खड़े हैं। टोटल मिलाकर 12-13 विधायक हैं और जैसे सुबह से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों उसके बाद डीके शिव कुमार को इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। दोपहर होते होते डीके शिव कुमार की ओर से अपना स्टेटमेंट जारी किया गया। वो कहते हैं कि 140 के 140 विधायक मेरे हैं और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी करना मेरे खून में नहीं है, मैं कभी गुटबाजी नहीं करता। इसके बाद डीके शिव कुमार आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि कुछ दिनों के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे। उन्हीं बदलाव के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करने के लिए मैं और कुछ विधायक मेरे साथ में दिल्ली में लीडरशिप से मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि ये उन सभी नेताओं का अधिकार है कि वो हमारे आला कमान से जाकर मुलाकात करें, मैं उनको रोक तो नहीं सकता। इसके बाद डीके शिव कुमार ने तमाम तरीके के मीडिया में चल रही अफवाहों को विराम लगा दिया। दोस्तों या यूं कहिए कि पूरा कील ठोक दिया गया। उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अपने 5 साल कंप्लीट करेंगे एक मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी सिद्धरमैया की कर्नाटका में सरकार चलेगी। कांग्रेस पार्टी 5 साल कर्नाटका में बेहिचक सरकार चलाएगी। तो डीके शिव कुमार कहते हैं कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 साल हमारी सरकार चलेगी, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं उनको बधाई देता हूं और मैं उनके साथ मजबूती से काम करने के लिए तैयार हूं। पूरे 5 साल हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैं और मुख्यमंत्री एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आला कमान का जो भी फैसला होगा उसको हम लोग दिल से स्वीकार करेंगे और हमेशा से कांग्रेस पार्टी आला कमान के दिशा निर्देशों पर ही कर्नाटका सरकार चलेगी। और इसके बाद कर्नाटका के अंदर सरकार की उपलब्धता भी उन्होंने गिनाई है। दोस्तों जो 5 गारंटी योजना कर्नाटका में सरकार बनते ही लागू की गई, जिसके कारण बीजेपी अब दूर दूर तक कर्नाटका के चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है, इसका भी जिक्र किया गया। ऐसे में दोस्तों डीके शिव कुमार के बयान के बाद सिद्धरमैया ने भी डीके शिव कुमार का समर्थन करते हुए बयान जारी किया और कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के प्रभारी और सर्वोसर्वा नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से कांग्रेस पार्टी आला कमान के तौर पर बयान जारी कर दिया गया। दोस्तों सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा हुई है और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि निर्णायक रूप से पराजित और गुटबाजी से ग्रस्त कर्नाटका भाजपा मीडिया के एक वर्ग के साथ मिलकर कर्नाटका और उसकी सरकार के खिलाफ जानबूझकर एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं। इसका उद्देश्य शानदार उपलब्धियों और कांग्रेस पार्टी सरकार
सरकार की 5 गारंटियों को कमजोर करना है और ये 5 गारंटियां समावेशी विकास और वितरणात्मक न्याय का एक उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभरा है। कुछ कांग्रेसी नेता और विधायक के अनावश्यक बयानों ने भी अटकलों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नेतृत्व के मुद्दे पर कोई भी सार्वजनिक बयान देने या फिर निहित स्वार्थों द्वारा प्रचारित किए जा रहे एजेंडे में न आने की कड़ी चेतावनी जारी की है। विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों की राय पर नेतृत्व ने ध्यान दिया है, यानी सबकी बात सुनी जा रही है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन या इस तरीके की बातों पर किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जब तक पार्टी आलाकमान की ओर से निर्णय नहीं ले लिया जाता। कुल मिलाकर दोस्तों, रणदीप सिंह सुरजेवाला सर्वसर्वा नेता है कर्नाटका के। कांग्रेस पार्टी आला कमान का जो बयान है वो सुरजेवाला के बयान से ही समझ में आता है और यही बड़ा कारण है कि सुरजेवाला ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और बीजेपी का एक गुट है, साथ में मीडिया का एक समूह है जो मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो गोदी मीडिया को चुभ रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं गोदी मीडिया किस प्रोजेक्ट पर काम करता है, क्योंकि बगल का राज्य महाराष्ट्र है जहां पर शिंदे और फडणवीस की आपस में पट नहीं रही, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अमित शाह से जाकर शिंदे की शिकायत फडणवीस कर रहे हैं और फडणवीस की शिकायत शिंदे कर रहे हैं। दोस्तों उसके बावजूद मीडिया में डिस्कशन कोई डिबेट नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि वहां भाजपा की सरकार है और वो गिर जाएगी तो उन्हें झटका लगेगा, पैसा नहीं मिलेगा प्रचार का। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी को सरकार को गिराना असंभव है, क्योंकि जनता ने दिया है उस तरीके का मेजोरिटी, यानी चाहिए 112 की संख्या और कांग्रेस पार्टी के पास 140 की संख्या है, यानी बहुमत के आंकड़े से भी 28 विधायक ज्यादा है। और इसके बाद जो कामकाज उन्होंने किए हैं तो अन्य पार्टी के विधायक भी सपोर्ट करते हैं और अगर मान लीजिए कि डीके शिव कुमार चले भी जाएंगे तब भी उनके साथ केवल 12-13 विधायक जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि तमाम तरीके की कोशिश के बावजूद कर्नाटका में सरकार नहीं गिरने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका में जनता ने जो एक तरफा निर्णय दिया था उसी का नतीजा है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे 5 साल चल रही है और जो 5 गारंटी दी गई थी उसे पूरा किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका कांग्रेस की सरकार तो पूरी तरीके से बच गई दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर्नाटका में गुटबाजी नहीं रुकेगी। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही लड़ने लगे हैं दोस्तों। दरअसल बीजेपी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र को लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी के आला कमान ने मोदी और शाह ने विजयेंद्र को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, इसका विरोध करते हैं और जब तक विजयेंद्र को नहीं हटाया जाएगा तब तक भाजपा के विधायक वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई और विजयेंद्र को नहीं हटाया गया तो मैं अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। यानी बीजेपी के अंदर ही कर्नाटका में गुटबाजी चल रही है दोस्तों। ये क्या सरकार गिराएंगे, अपने में ही आपस में ही एक दूसरे को गिराने में लगे पड़े हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन राजधानी की सियासी माहौल इससे पहले ही गर्म हो चुका है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने का फैसला किया है, जिसमें पार्टी मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि कई राज्यों में उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है, मतदाता सूची में जानबूझकर छेड़खानी की जा रही है, कहीं नाम हटाए जा रहे हैं, वहीं गलत तरीके से कई जगह नाम जोड़े जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे दोस्तों। पार्टी की ओर से कहा गया कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक बड़ा अभियान है। लोकतंत्र और मतदान की प्रक्रिया को साफ और विश्वसनीय बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। एसआईआर से जुड़े मामले को लेकर भी चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ के आसपास लोगों का हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी कर रही है। अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लाखों की संख्या में, कई राज्यों में करोड़ों की संख्या में लोगों के हस्ताक्षर करवाए हैं और उन सिग्नेचर को राष्ट्रपति महोदया को सौंपा जाएगा। यह एसआईआर के खिलाफ सिग्नेचर करवाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली को संबोधित करेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कहीं आपको मीडिया में एक बात दिखाई नहीं देगी दोस्तों, वो ये है कि अमित शाह गुजरात के दौरे पर गए थे और अमित शाह को गुजरात में विरोध का सामना करना पड़ा। गुजरात के मोरबी के अंदर अमित शाह कार्यक्रम कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान अमित शाह के कार्यक्रम में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का गले में पट्टा डालकर पहुंच जाता है और इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले से वो बोल रहा है कि मुझे आगे जाने दो, लेकिन पुलिस वाला आगे नहीं जाने देता। तो फिर वो व्यक्ति दूर से ही अपने कोट में से काला कपड़ा निकालकर अमित शाह की ओर लहराते हुए विरोध करता है दोस्तों। और कई बार लहराने के बाद पुलिस वाले उसे पकड़
पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश करने लगते हैं और इसके बाद युवक की ओर से अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। गुजरात के अंदर जिस तरीके का माहौल है दोस्तों और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सरकार चल रही है और विकास के नाम पर केवल गुजरात वासियों को बार बार बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उसके बाद एक बड़ी संख्या में लोगों की तादाद है जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और इसके लिए एक विकल्प देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा विकल्प बनकर उभर सकती है। पार्टी की ओर से अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर दी गई है, जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार बनासकांठा से कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है दोस्तों। गुजरात कांग्रेस ने 1100 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी है, जहां पर पार्टी की एकमात्र सांसद गनीबेन ठाकुर ने यात्रा की शुरुआत की है दोस्तों। जो सांसद हैं, अब यात्रा आगे बढ़ रही है, देखते हैं किस तरीके का आगे समर्थन मिलता है। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि गुजरात कांग्रेस के नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए, जितना नेतृत्व से समर्थन होगा उतना वो लोग जुटाए। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बड़े बड़े नेता सारे इस रैली को ज्वाइन करते नजर आएंगे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे प्रकरण पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं का विरोध किया दोस्तों। करनाल में सीएम के पोस्टर पर कालिख पोती गई, उन पर वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा गया पोस्टर के ऊपर, और पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अभी तक इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है दोस्तों। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उनमें अफाक खान भी शामिल है। अफाक एनएसयूआई के पूर्व जिला के अध्यक्ष और नूह विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं दोस्तों। और इसके साथ ही घासेड़ा ब्लॉक में युवा कांग्रेस के सदस्य बासित अली और नूह जिला के युवा कांग्रेस के महासचिव हरीश के अलावा अकेरा निवासी आमिर खान का भी नाम शामिल है। कुल मिलाकर सभी लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि बीजेपी के लोग कालिख पोतने पर, पोस्टर पर कालिख पोतने पर भी आजकल लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कैसा देश के अंदर लोकतंत्र का हनन चल रहा है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विरोध करने का अपना एक अधिकार होता है, एक तरीका होता है, और अगर किसी के पोस्टर पर कालिख पोतकर विरोध किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। पहले बीजेपी वालों को पुतला फूकने से दिक्कत थी और अब पोस्टरों पर कालिख पोतने से भी दिक्कत हो रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वाले चाहते हैं कि उनके नेताओं का कोई विरोध ही ना करे, 24 घंटे एकदम भक्ति ही चलती रहे, लोग बीजेपी के नेताओं को पूजते रहे, जबकि बीजेपी के नेताओं को पता होना चाहिए कि वो एक नेता है, ना कि कोई अवतार है, जैसा नरेंद्र मोदी को पहले 2024 में लग रहा था। लेकिन बाद में जनता ने 400 वाले अवतार को 240 पर समेट दिया, तो फिर अपने आप को इंसान समझने लगे। वैसे ही बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री वगैरह है दोस्तों, उनको लगता है कि वो अवतार है, इसीलिए पुलिस प्रशासन के लोग ऐसे मुख्यमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोतने पर भी कार्रवाई ऐसे करने लगते हैं जैसे कोई किसी देवी देवता का अपमान करने लगा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों भाजपा वालों के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े विवाद के बीच में तृणमूल कांग्रेस ने 24 नवंबर को पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक बैठक बुलाई है दोस्तों। बैठक वर्चुअल तरीके से होगी और इसमें राज्य भर के 10,000 से ज्यादा जिला, ब्लॉक, पंचायत, बूथ स्तर के नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के खुद राष्ट्रीय महासचिव डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे दोस्तों। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पार्टी का नया प्रोजेक्ट मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर होगा। इंटेलिजेंस और रिसर्च पर भी चर्चा होने वाली है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या एसआईआर का जो विरोध करते हुए ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या उस मामले पर वो पूरी तरीके से सीरियस है और कोई बड़ा आंदोलन बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों एसआईआर एक ऐसा मुद्दा पश्चिम बंगाल में बन चुका है जिसे लेकर अलग अलग तरीके की तैयारी, अलग अलग स्तर पर तैयारी चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि एसआईआर के कारण बड़ी संख्या में लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कट जाए, इसके लिए उनको काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। ऐसे ही कई सारे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, जिनके पास उस तरीके का संसाधन नहीं है और वो अपना नाम जुड़वाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, उनको पुराने डॉक्यूमेंट खोजने पड़ रहे हैं। तो समस्या सबसे ज्यादा अधिकारियों को हो रही है, जनता को, गरीब जनता को हो रहा है दोस्तों। और जिन लोगों में एक भ्रम और डर का माहौल बना हुआ है वे लोग भी काफी ज्यादा चिंता में है। ऐसे में ममता बनर्जी सभी का मुद्दा उठाते हुए सभी को न्याय दिलाने के लिए एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है और इसे दोबारा से कराकर लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए बोला जा रहा है कि अधिकारियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन पर दबाव भी नहीं होना चाहिए। कई सारे अधिकारियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है, 24 घंटे उन पर दबाव है, बीएलओ पर सबसे ज्यादा दबाव है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों एसआईआर के बारे में? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। ममता बनर्जी 24 तारीख को बैठक कर रही है, तो क्या कुछ उनके बैठक से निकलकर सामने आएगी? ये भी एक बड़ी बात है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बीते दिन केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बेंच पर सुनवाई की सहमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने विभिन्न राज्यों के एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नेताओं की नई याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया है कि ये जो बोल रहे हैं याचिकाकर्ता, उस पर आपकी क्या राय है। अब देखते हैं ECI वाले क्या बोलते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग वाले क्या बोलते हैं। उनके जवाब के बाद आगे इस पर और भी ज्यादा बहस होने वाली है। बिहार में भी अचानक से एसआईआर लागू किए जाने के कारण 1 महीने पहले याचिका दाखिल की गई दोस्तों, और जबरदस्त तरीके का बवाल कोर्ट में हुआ था। कोर्ट ने बाद में एसआईआर में आधार कार्ड को भी शामिल करने के लिए बोला था दोस्तों। जैसे ही आधार कार्ड को शामिल किया गया तो कई सारे लोगों के नाम जुड़ गए। अब देखते हैं ये जो अलग अलग राज्यों में एसआईआर चालू कर दी गई है, इसमें ज्यादातर जो राज्य है दोस्तों वो अच्छे खासे डेवलप स्टेट है, यानी उनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो बड़े बड़े वकील अब एसआईआर पर बीजेपी सरकार को चुनौती देंगे, चुनाव आयोग को चुनौती देंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक फैसले में सभी 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया है दोस्तों। यानी बीजेपी सरकार 4 लेबर कोड बिल लेकर आई है। इसमें अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का शुरू से ही लगातार मजदूर संगठन विरोध करते आए हैं। दरअसल दोस्तों ये जो 4 श्रम की संहिताएं आई है उसमें वेतन संहिता 2019 है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 है। इन चारों संहिताओं में जो श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो नियम है दोस्तों वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। आपको बता दें कि वेतन संहिता 2019 की बात करें तो इसमें कई तरीके से कई मुद्दों पर विरोध किया जा रहा है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि इससे न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम और बोनस जैसी पारंपरिक हक सीमित हो जाएंगे, यानी जो पहले हक हुआ करता था उसको कम कर दिया गया है। श्रमिकों के मौलिक सुरक्षा और मौजूदा भत्ते खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि नई संहिता में कई प्रावधानों को लचीला बनाया गया है, जिसके कारण फैक्ट्री वाले इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। इसका विरोध करने का एक बड़ा कारण यह है कि यह संहिता उद्योग और श्रमिकों के बीच में संबंधों को बदतर बनाता है और कठिनाई से ट्रेड यूनियन की मान्यता और हड़ताल के अधिकार को सीमित करता है, जिसके कारण श्रमिक अपने अधिकारों को मांगने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करते हुए दिखाई देंगे और काफी ज्यादा मुश्किल से ही अपनी मांग कर पाएंगे और यूनियन बनाने में भी उनको दिक्कतें आएगी। इसके बाद जो तीसरा कानून है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसका विरोध करने का कारण यह है कि EPF और ESI और पेंशन योजना में छोटे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भागीदारी में प्रस्तावित बदलाव जो कई श्रमिक संगठनों के लिए चिंता का विषय है दोस्तों। और ऐसे ही चौथे व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 यानी कार्य स्थल सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्य स्थल पर अनुशासन संबंधित कई प्रावधान में लचीलापन माना जा रहा है। अब देखते हैं इन पूरे नियमों को लागू तो किया गया है दोस्तों, लेकिन श्रमिक संगठन क्या इसे लेकर जोरदार तरीके से विरोध करते हुए मैदान में उतरेंगे, क्योंकि विरोध का ऐलान तो कर दिया गया है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर कई सारे आंकड़े आजकल सवालों के घेरे में है दोस्तों। ये जो आंकड़े हैं ये काफी दिलचस्प है। ऐसे 2 सीट के आंकड़े बताए गए हैं। एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड के कौशल किशोर चुनाव जीते, उनको 1,07,811 वोट मिले। ऐसे ही केदार गुप्ता बीजेपी के नेता चुनाव लड़े, उनको भी एकदम सेम बराबर 1,07,811 वोट मिले दोस्तों। क्या ऐसा संभव है कि 2 व्यक्ति को एक ही जैसा एकदम सेम वोट मिला है? ये अपने आप में एक तरीके का अजूबा ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि क्या ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग जिसे आप देख पा रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बिहार में आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को, खासकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के दरमियान, चुनाव के बीच में ही दे दिए ताकि वोटों को प्रभावित किया जा सके और महिलाओं को प्रभावित करके उनका वोट खरीदा गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सिर्फ चुनावों के दौरान पैसा बांटना कल्याण नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को सही मायनों में मजबूत करने के लिए आर्थिक समानता, समान विकास और राजनीतिक अधिकारों के बराबर इस्तेमाल की जरूरत है। डॉक्टर जोशी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में एनडीए की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकारी योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित करना है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मुरली मनोहर जोशी एकदम सही बोल रहे हैं, बीजेपी के जो पुराने नेता हैं दोस्तों, जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक नीति में कभी यह नहीं रहा कि लोगों को पैसा बांटा जाएगा। लेकिन अभी मोदी और शाह का दौर चल रहा है जो चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के नुस्खे अपनाते हैं दोस्तों, और इसीलिए महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए केवल चुनाव जीत
जीतने के लिए, इससे ज्यादा इसका कोई औचित्य नहीं था। वरना महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा जो बिहार में किया गया है उसकी दूसरी किस्त तो अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन एकदम मामला ठंडा पड़ा हुआ है दोस्तों। सबको उम्मीद है कि अभी 6 महीने के अंदर केवल फिर से महिलाओं को बेवकूफ बनाया जाएगा, यानी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और जैसे ही अगला चुनाव आ जाएगा फिर कुछ किस्त दे दी जाएगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में अपराधी एकदम बेखौफ हो चुके हैं दोस्तों। कोई कंट्रोल नहीं है, एकदम जंगल राज का पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं वो जंगल राज एकदम चल रहा है बिहार के अंदर। और बेखौफ अपराधियों ने वीआईपी पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष कामेश्वर सहनी की 4 गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों, जान ले ली। ये खबर बिहार से ही सामने आई है, जहां पर बिहार के मोतिहारी में सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से खामोशी चकनाचूर हो गई। घटना थी दरपा थाना क्षेत्र के टिनकोड़ी गांव का, जहां पर कामेश्वर सहनी रोज की तरह सुबह निकले हुए थे यात्रा पर और इस दौरान रास्ते में उनको घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमला करके उनकी जान ले ली दोस्तों। यानी राजनीतिक नेताओं की हत्या का मामला बिहार में काफी ज्यादा सामने आते रहते हैं और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है दोस्तों। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सबसे खराब स्थिति है। अब भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, लेकिन गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने तो सवाल पहले ही उठ गए कि जिस व्यक्ति के ऊपर खुद हत्या के गंभीर आरोप लगे हुए हैं उस व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए एक बयान दिया दोस्तों, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता ने चुनौती दी और कहा कि अगर उनमें दम है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखावें तो पता चल जाएगा कि दबदबा कहां पर है। समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की महारैली में जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से मीडिया वालों ने माहौल बनाकर रखा हुआ है दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने एक मजबूत उम्मीदवार समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में देगी तो आराम से ब्रजभूषण को हराया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ब्रजभूषण केवल एक वर्ग के नेता है और ब्रजभूषण को लेकर केवल माहौल मीडिया में बनाया गया है, हकीकत में ये आराम से चुनाव हार सकते हैं। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसीलिए शायद बड़ा कारण है कि ब्रजभूषण का दावा है कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। मोदी के तथाकथित लहर के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश करनी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी को मनाने के लिए दिल्ली लगातार चक्कर काट रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी से बोल रहे हैं कि साथ में रहिए तब आगे बढ़ेंगे, यानी एमएनएस पार्टी को अपने साथ में रखना चाहती है उद्धव ठाकरे की पार्टी दोस्तों, जिससे कांग्रेस पार्टी असहज महसूस कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बोल रहे हैं कि हमारे साथ में रहिए, साथ में मिलकर हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या एमएनएस के साथ कांग्रेस पार्टी सहज महसूस करेगी या नहीं करेगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।